नमस्कार, सोनू मुन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइबर क्राइम से संबंधित ये 13वां वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये 13वां कौन सा तरीका है जिसमें लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपके लिए हमारी टैगलाइन है, मिलकर साइबर क्राइम को रोकें, बॉस से बचें। स्टॉप साइबर क्राइम टुगेदर एंड अवॉइड इट। और ये साइबर क्राइम से संबंधित हमारा 13वां तरीका है जिस तरह से लोग साइबर का शिकार हो रहे हैं और लोगों के खाते से पैसे जा रहे हैं। आए दिन आप अपने आस पड़ोस में सभी जगह सुन रहे होंगे कि लोगों के पैसे चले गए, किसी के 10,000, किसी के 20,000, किसी के 30,000, किसी के 14,000। इस तरह से आए दिन आपके सामने खबरें आ रही होंगी। तो उम्मीद है इस तरीके को बताने के बाद आप इस तरह के साइबर अपराध से अपने आप को बचा सकेंगे। ये साइबर फ्रॉड है, उसके संबंध में किस तरह से ये किया जा रहा है, इसका टॉपिक मैंने नाम दिया है ऑनलाइन कार रेंटल सेवा घोटाला, इंग्लिश में ऑनलाइन कार रेंटल सर्विस स्कैम। ठीक है। और जो ऑनलाइन कार है, रेंटल मतलब किराया होता है, किराए पर किसी चीज़ को लेना। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं नहीं कि हमें किराए पर बाइक दे दो किसी दिन के लिए, कई जगह इस तरह से सुविधाएं चल रही हैं, कार दे लेते हैं किराए पर। वैसे ही रेंटल से संबंधित है, किराए से संबंधित सेवा घोटाला। ये जो हो रहा है ये कार के नाम पे हो रहा है ज़्यादातर। तो आप देखिए, मतलब जो टैक्सी होती हैं हमारे बड़े बड़े शहरों में टैक्सियां चल रही हैं, या मतलब लोग जाते हैं घूमने, जैसे मान लो कोई मनाली गया घूमने। अब मनाली पे उन्हें घूमने के लिए क्या किया, उन्हें 4-5 लोग गए तो उन्होंने कहा चलो कार बुक कर लेते हैं, आसानी होगी मनाली घूमने में। तो कुछ इसी तरह की चीज़ों का ये फ़ायदा उठा के साइबर अपराधी इन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या है। ये कुछ इमेज ऑरेंज है, ये कार से संबंधित, टैक्सी से संबंधित साइबर फ्रॉड हो रहा है। आप अच्छे से देख लें, जहाँ भी कोई किराए पर कार वार लेने का इच्छुक होता है तो वो इस अपराध में परेशान हो सकते हैं। तो अब एक तरफ से हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये घोटाला या साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। नाम है, हमने 13 नंबर दिया है इस प्रकार के साइबर घोटाले को। इस प्रकार के साइबर अपराध में साइबर अपराधी कम किराए में कार सेवा उपलब्ध कराने की बात करते हैं। मतलब ये लोग लालच देते हैं। ठीक है, ग्रीडीनेस दिमाग में ले आते हैं कि जैसे आपने कई जगह कार का रेंट आपने पता किया तो किसी ने कहा हम 2,000 में जाएंगे, किसी ने कहा हम 2,500 में जाएंगे, किसी ने कहा हम 1,900 में जाएंगे। अब ये क्या होते हैं, ये लोग बहुत कम रेट लगाते हैं। जैसे उन्होंने कहा ठीक है हम 1,200 में कर देंगे आपको, हम ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए साहब, हमें बस 1,200 रुपये में हम आपको कार से इतना इतना घुमा देंगे। तो इन्हें लालच दे दिया। इन लोगों ने कपटपूर्ण कार रेंटल वेबसाइट एवं विज्ञापन, नकली ग्राहक सेवा फोन नंबर आदि बनाए हुए हैं। तो ये साइबर अपराधी हैं। इन लोगों ने क्या किया, रेंटल वेबसाइटें बना रखी, विज्ञापन, नकली ग्राहक सेवा फोन नंबर आदि सब बना रखे, विज्ञापन भी देते हैं और नकली ग्राहक सेवा फोन नंबर आदि सब कुछ बना रखे हैं। मतलब इनका नकली ग्राहक सेवा का मतलब है जो इनका एक कस्टमर केयर ऑफिस भी बना रखा है। एक तरह से लोगों को लुभाने के लिए ऑनलाइन कम कीमत रेट की पोस्ट करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, मान लो फेसबुक है, व्हाट्सएप है या सोशल साइट्स हैं, उन पर क्या होता है ऑनलाइन कम कीमत रेट की पोस्ट करते हैं। मतलब जो लिस्ट बनाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक घूमने के लिए हम आपसे इतना रुपया लेंगे, इतना लेंगे, इतना लेंगे, जिसमें जहाँ से आकर लोग इन साइबर अपराधियों या जालसाजों के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के मैसेज आपको व्हाट्सएप पर आ सकते हैं, फेसबुक पे आ सकते हैं, ट्विटर पे आ सकते हैं, या जो भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन सभी पे इस तरह के आपके पास मैसेज आ सकते हैं। इसमें क्या होता है आगे बताते हैं। नागरिकों से पैसा लेने के लिए पेमेंट्स ना आने के बाद क्या कर उनके मोबाइल में कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा देते हैं जिसके माध्यम से आपके मोबाइल की समस्त जानकारी उनके पास चली जाती है। आपके सभी मैसेज इन लोगों के पास चले जाते हैं। अब क्या है, शुरुआत में ये कहते हैं हाँ कुछ पैसा डाल दो, एडवांस दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ऐसा करो 500 रुपये एडवांस में दे दो। अब 500 रुपये एडवांस के चक्कर में क्या किया कि मेरे पास पैसा नहीं आया, मेरे पास पैसा नहीं आया, इस तरह का बहाना बनाते रहेंगे। अब पता चला इसी तरह से आपने 3 बार में पेमेंट कर दिया और इनकी एक ही राग अलापते रहे कि भाई मेरे पास नहीं आया पैसा। अब मान लो 500 1,500 रुपये कट चुका, अब ये आपसे कहेंगे मेरे पास नहीं आया। ऐसा करते हैं आपको एक लिंक भेज रहे हैं, आप उस पर क्लिक करेंगे और क्या है पैसा आपके पास आ जाएगा। हालांकि ये पैसा भी आपका जा चुका होता है इनके खाते में, ऐसा नहीं है। इसके बाद वो अलग से वो इस तरह से बहाना बनाते हैं, लोगों को मूर्ख बना देते हैं। अगर थोड़ा भी कम जानकार आदमी है या शक नहीं कर रहा है तो इस तरह से हो सकता है 5 बार पैसा डाल दे, पता चले 2,500 यही खाते से चले गए, 5 बार 500 गए तो 2,500 चले गए। जब आप अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करेंगे, क्योंकि आप कहते हैं मेरी तरफ से गया, वो कहेंगे कि नहीं आपकी तरफ से नहीं आया। अगर और वो इतनी कॉन्फिडेंशियल कहेंगे कि आप एक बार अपने शक करने लगोगे कि हो सकता है, या फिर वो आपसे ये कह देंगे भैया वो पैसा वापस आ जाएगा, आप ऐसा करिए फिर से डालिए, वो हमारे पास नहीं आया होगा तो आपके पास पैसा वापस आ जाएगा।
मतलब इस तरह से आदमी को विश्वास में ले लेते हैं ये लोग। यही चीज़ हम आपको इंग्लिश में भी बता दें, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट साइबर क्रिमिनल्स आर posing as rental car companies by setting up their fraudulent car rental website। तो कार रेंटल वेबसाइट है, एडवर्टाइजिंग फेक कस्टमर, और एडवर्टाइजिंग भी इनकी है, फेक कस्टमर सर्विस फ़ोन नंबर बना रखे हैं इन्होंने, एंड पोस्टिंग लो प्राइस ऑनलाइन टू ल्योर विक्टिम्स, ठीक है। बहुत कम पैसा लगाते हैं ये लोग। फ्रॉडस्टर आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ सिटीजन्स ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। किस बात का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग? जब पर्सन इधर से उधर जाता है या ट्रैवलिंग करता है, इसी बात पर ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक्स फॉर कन्विंसिंग विक्टिम्स टू इंस्टॉल मैलिशियस मोबाइल एप्लीकेशन। मैलिशियस का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा मोबाइल एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल को क्या कर सकता है, हार्म पहुंचा सकता है या उसे हैक कर सकता है। मैलिशियस का मतलब ये होता है कोई प्रोग्राम्ड या कोई जो चीज़ आपको नुकसान पहुंचाए आपके मोबाइल को, मैलिशियस नुकसानदेह मोबाइल एप्लीकेशन। दीज एप्लीकेशन फॉरवर्ड इनकमिंग SMS एंड अदर डिटेल्स डायरेक्टली टू फ्रॉडस्टर अलाउइंग देम टू सिफन ऑफ सिटीजन्स मनी। ये जो सॉफ्टवेयर होता है, ये क्या होता है कि आपकी सारी डिटेल फ्रॉडस्टर को सेंड कर देता है। आपके मोबाइल की फ़ोटो भी जा सकती है, आपके सारे SMS भी जा सकते हैं, या कोई भी उन्हें जो ज़रूरत की चीज़ें वो लगभग उससे सब मिल जाती है। आपने जो डाटा सेव कर रखा है, जैसे बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं कि अपनी सारी फ़ोटो अपने मोबाइल में रखते हैं, ठीक है ना, सारे कागजात, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब रखते हैं, ठीक है, जिनका भी ये यूज कर सकता है किसी भी फेक ID में। तो ऐसे करके सारा डाटा उनके पास चला जाता है। और कहाँ से लाते हैं डाटा? इनके पास कोई अलग से डाटा थोड़ा ना आता। ये क्या है ना, ऐसे ही इसके में डलवा दिया तो उसका सारा डेटा ले लिया, उसके मोबाइल में डलवा दिया तो उसका सारा डेटा ले लिया। कार बुलाने किस तरह से ये लोग कार करते हैं? साइबर अपराधी कार रेंटल की खोज करने वाले नागरिकों को लुभाने के लिए नकली वेबसाइट बनाते हैं। ये क्या करते हैं? नकली वेबसाइट बनाते हैं। आजकल वेबसाइट बनाना कोई बड़ा टास्क नहीं हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा भी कंप्यूटर का जानकार आदमी है तो इतने एप्लीकेशन आ गए, उनके माध्यम से वो छोटी मोटी वेबसाइट बना सकता है। इसने एक डोमेन लिया और डोमेन लेने के बाद उसने साइट को बना दिया और उस पर पेमेंट के ऑप्शन रख दिए। तो बस इस तरह से कोई भी बना सकते हैं, जो भी थोड़े से भी जानकार हैं तो वो बना रहे हैं साइटों को बना के और लोगों को दिग्भ्रमित कर लेते। कोई भी पेमेंट सिस्टम नाम दे दिया उनने XYZ, उसी की कॉपी, जैसे मर्चेंट पेमेंट सिस्टम है उसी तरह के वो बना दिया, पूरा लोगो वगैरह उसी हिसाब से, बस थोड़ा सा एक अक्षर का चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब जैसे google.com है ऐसे लिखा जाता है, जैसे ये साइट रही, अब इसमें आप चेंज क्या कर सकते हो? उनने क्या किया, G0000 ओ की जगह क्या ना है 00 और GLE.com। तो .com तो ये फिक्स होता है, ये तो नहीं चेंज हो सकता, लेकिन ये O और 0 एक से लगते हैं। तो जो आदमी ठीक से नहीं जानता है चीज़ों को तो वो यहाँ पर धोखा खा सकता है। वो O और 0 में अंतर नहीं करेगा URL एड्रेस में, और क्या करेगा, धोखा खा जाएगा। अब पता चला पेज भी ऐसा ही खुल रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। सेवाएं ऑनलाइन, साइबर अपराधी जालसाजों की सर्च इंजन रैंकिंग में सुधार करने के लिए SEO का उपयोग करते हैं। वेबसाइट निर्मित कार रेंटल वेबसाइटों की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। ये SEO क्या होता है? इसमें क्या होता है कि जो ये साइट बनाते हैं वो गूगल में सबसे टॉप पेज पर सर्च में आती है। क्या होता है? टॉप पेज में सर्च में आती है। मतलब जैसे आपने कोई गूगल के सर्च बॉक्स में कोई डाला कि इस चीज़ की हमें सेवा चाहिए, अब वो नकली साइट है। नकली साइट क्या है? गूगल पेज पर टॉप में आएगी। तो मोस्टली सभी लोग ये सोचते हैं, ज़्यादातर आम पब्लिक के लोग हैं या जो लोग कम जानकारी रख रहे हैं या इस तरह से अपराध का शिकार नहीं हो रहे हैं, जो लोग हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि जो टॉप पे आएगी वो सबसे सही सूचना आएगी गूगल की। पर वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। ये SEO एक टेक्नोलॉजी है गूगल की या एक सेवा है, उसके माध्यम से क्या है, आप अपनी साइट को टॉप पर दिखाना शुरू करवा सकते हैं गूगल से। इसमें कुछ आप सेटिंग कर देंगे SEO के तहत, तो क्या होगा, आपकी जो भी साइट है तो गूगल उसे टॉप पर दिखाएगा। और वो फर्जी साइट किसी ने बनाई और उसमें SEO अप्लाई कर दिया, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि वो साइट टॉप पर दिखाई दे रही है। जैसे आपने सर्च किया SBI लॉगिन पेज सर्च किया, अब इनने क्या कि SBI लॉगिन नाम का सेम पेज अलग बना दिया और क्या हुआ कि टॉप पर ये दिखाने लगा। जो रियल वाला SBI लॉगिन है वो नीचे दिखा रहा तीसरे नंबर पे। तो नतीजा क्या हुआ, आप पहले वाले पे क्लिक किया, फटाक से कॉन्फिडेंस लिया, उसमें जो लॉगिन ID पासवर्ड माना, अब वो फेक साइट थी, पता चला आपके लॉगिन ID पासवर्ड सब इंटरनेट बैंकिंग के उनके पास चले गए, वो सेव हो गए। उसके माध्यम से उनने आपका पैसा उड़ा दिया। तभी आजकल देख रहे हो SBI लॉगिन पे आप करिए तो उसमें एक तो कैप्चा मांगने लगा है, और जब भी SBI पेज लॉगिन होता है तो आपके मोबाइल पर OTP आता है। OTP डालिए अगर कंप्यूटर के माध्यम से तो आपको OTP आएगा, और जब OTP डालेंगे तभी आपको अंदर एक्सेस करने को देगा। क्योंकि इसी तरह के फ्रॉड हुए, नकली SBI की साइट बना के किए इन लोगों ने। तो
उससे बचने के लिए अब इन्होंने OTP कर दिया है। अब उनने क्या किया, आपसे पहले ही वार्ता करके वो एक कंडीशन ये भी पैदा कर सकते हैं कि आपको किसी तरह से मोबाइल हैक कर लें, कोई व्हाट्सएप मैसेज है, इधर मोबाइल हैक है, उधर से उन्होंने लॉगिन ID पासवर्ड वैसे ले लिए और उसमें जो नंबर है उनसे आपसे कॉन्टैक्ट हो गया। कई लोग फॉर्म में मोबाइल नंबर भी डाल देते, तो लोग वही मोबाइल नंबर ज़्यादातर डालते हैं जो बैंक में है, बैंक में उनका रजिस्टर्ड उसी मोबाइल नंबर को डाल दिए। ज़्यादातर लोग 2-2 नंबर नहीं रख रहे हैं, अब आपने उसी नंबर में डाल दिए। वेबसाइटों को नियमित कार रेंटल वेबसाइट तरफ डिजाइन किया गया है। मतलब यहाँ यही बात लिखी है जो मैं इतनी देर से समझा रहा हूँ कि जो वेबसाइट हैं, जो कार रेंटल वेबसाइट हैं, उन्हीं की तर्ज पर डिजाइन किया गया, मतलब उनकी हूबहू कॉपी बनाई गई है, ठीक है, साइट की, तो वो सेम लगती हैं। स्थान और वाहन के चयन के बाद पीड़ितों को व्यक्तिगत और बैंकिंग भरने के लिए कहा जाता है। विवरण और बुकिंग की पुष्टि करने के लिए एक छोटा सा भुगतान जैसे 5, 10, 100 रुपये करें। ये लोग क्या करते हैं कि भाई आपने कार लेनी है तो आप ऐसा करिए, 50 रुपये का एडवांस जमा कर दीजिए, और इसी 50 रुपये के एडवांस के चक्कर में आदमी 50,000 दे बैठता है। वो सोचता है चलो 50 रुपये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बुकिंग के लिए ही तो मांग रहा है तो इस भरोसा हो जाएगा, और 50 रुपये के बुकिंग के ही चक्कर में वो आपसे 50,000 या इससे ज़्यादा भी अमाउंट हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं 50,000, वो कितना ले जाए आपकी समझ के ऊपर है। जब तक आपको पता चले तब तक आपका पता चले 2-4 लाख रुपए निकलवा दे वो। तो इस तरह से अपने बातों में ये लोग ले लेते हैं। इनकी बातचीत का तरीका ऐसा होता है कि आदमी शक ही नहीं करता है कि ये कोई साइबर अपराधी हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें आप देखें। डेबिट पब्लिक क्रेडिट कार्ड केवल दर्ज किया गया विवरण, कार्ड संख्या सब में होता, आपको होगा 16 डिजिट का होता कार्ड संख्या हर ATM पे, या कोई भी कार्ड बनाओ। समाप्ति तिथि, ये वैलिडिटी डेट होती है। CVV नंबर होता है जो 3 अंक का होता है, कार्ड के पीछे जो ब्लैक पट्टी होती है उसके पे यहाँ पे 3 नंबर लिखा रहते हैं, कोई भी 3 नंबर आदि इसमें संग्रहित हो जाता है। तो अब क्या हुआ, जब आपने कार्ड पेमेंट किया फर्जी साइट पे, तो क्या आप ये सब डालते हो, कहीं भी आप पेमेंट करते हो, अब वो साइट ओरिजिनल ना हो के वो फर्जी हुई, तो क्या ये चीज़ें आप डालोगे ही, क्योंकि उनमें भी डालते हो इसमें भी डालोगे, ये उनके पास सेव हो जाता है। जो फर्जी साइट होती है उस पर ये सेव हो जाता है, उनके पास ही फ्रॉडस्टर के बाद ये डिटेल पूछ जाती है। इसे फिशिंग भी कहते हैं, किसी चीज़ को फंसाना, कंप्यूटर की भाषा में फिशिंग भी कहा जाता है इस प्रक्रिया को। जालसाजों का डेटाबेस जो OTP प्राप्त करके धोखाधड़ी के लिए उपयोग किया जाता। हर बार पीड़ित द्वारा भुगतान करने का प्रयास करने पर भुगतान विफल संदेश प्रदर्शित होता है। अब वो इस तरह से प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि आपका पैसा सक्सेस जा रहा है, अब मैसेज पैसा आपका सक्सेस हो रहा, लेकिन जो सक्सेस लिख के आना चाहिए तो उसकी जगह ये लोग लिख देते हैं फेल्ड। आपको यही लगता है कि हमारा पैसा फेल्ड हो रहा है, जा नहीं रहा, मतलब एक प्रोग्रामिंग ही तो है। प्रोग्रामिंग के तहत उन्होंने क्या किया, जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा प्रोग्रामिंग में तो क्या होगा, प्रोग्रामिंग में ये सही जो दिमाग बनाएगा वो क्या करेगा कि पैसा हमारे पास आ गया तो इसे सक्सेस का मैसेज जाए, तो वो सक्सेस लिखता है। और साइबर टाइप का जो फ्रॉड आदमी होते हैं या जो साइबर अपराध करवा रहे हैं वो क्या करेंगे, सक्सेस मैसेज की जगह उनके पास फेल्ड ऑप्शन शो होगा। बस उन्हें प्रोग्रामिंग यही तो चेंज करा, जहाँ सक्सेस लिखा जाता वहाँ इनने फेल्ड लिख दिया, तो जो लिखा होगा वही तो प्रदर्शित होगा। तो इस तरह से धोखा हो जाता है। फिर जालसाज पीड़ितों को कॉल करते हैं और .apk फाइल, आप ध्यान रखें कि आपके मोबाइल में कोई लिंक आए और उसमें अगर लिखा हो .apk फाइल, ये APK जो है ना इसका मतलब है एप्लीकेशन, तो ये कोई ना कोई एप्लीकेशन है। जैसे आप प्ले स्टोर से आप लेते हो कोई भी, आपको गेम खेलना तो उससे संबंधित एप्लीकेशन ले लिया, बैंक से संबंधित एप्लीकेशन ले लिया, या आपने गेम से संबंधित एप्लीकेशन ले लिया, तो ठीक ऐसे ही ये एप्लीकेशन ऐसा होता है जो इधर का डाटा उधर भेज देता है। वो किसी भी रूप में हो सकता है। आजकल कई सारे, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो कम से कम 100-200 और हो सकता है ज़्यादा भी हों, इतने एप्लीकेशन मिल जाएंगे डेटा ट्रांसफ़र के। उनमें से कुछ हैं जैसे एनीडेस्क है, टीम व्यूअर है, SMS फॉरवर्डर है, तो इस तरह से कई सारे हैं एप्लीकेशन। ये अच्छे हैं लेकिन जानकारी के अभाव में लोग धोखा खा जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल ना हो पाए जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। मोबाइल में अक्सर आप लोग चेक करते रहें कि हमारे मोबाइल में कहीं कोई ऐसा एप्लीकेशन तो नहीं इंस्टॉल हो गया जिसकी मुझे जानकारी नहीं, और ये क्यों एप्लीकेशन है, किस काम के लिए। अगर आपको नहीं पता तो गूगल पे या यूट्यूब पे डालकर देखिए ये एप्लीकेशन किस यूज में आता है। अगर वो आपको मोबाइल में यूज है तो उसे रखिए, वरना उसे अनइंस्टॉल कीजिए। सेम कंडीशन आपके लैपटॉप की भी है। अगर आपके लैपटॉप में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो गया जिसके आपको यूज नहीं है, आप उसको तुरंत हटा दीजिए, कहीं ना कहीं आपका डाटा ही लेगा वो। अब ये .apk फाइल है, इसमें लिखा है जो कि ऐसी फाइल से जिससे आपका समस्त मोबाइल का डाटा उनके पास चला जाता है, स्थापित करने के लिए कहते हैं। साइबर अपराधियों द्वारा व्हाट्सएप पर पीड़ितों को बिना किसी त्रुटि के लेन देन करने के लिए कहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं साइबर अपराधी, जब ये एप्लीकेशन फाइल एक बार इंस्टॉल हो जाती है फिर ये कहते हैं कि सर ध्यान से करिएगा, कोई गलती ना हो जाए, काफ़ी देर से परेशानी हो रही है, आप ध्यान से करिए, सारी डिटेल सही से डालिएगा।
क्योंकि उन्हें तो पता है, उन्हें सारी चीज़ें वहाँ पहुँच रही हैं, क्योंकि अगर गलती हो गई तो उन्हें डेटा सही नहीं मिल पाएगा। .ap की फाइल साइबर अपराधियों की पहुंच और आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक पहुंचने के लिए मदद करती है। जो ये फाइल इंस्टॉल कराते हैं क्या करती है, साइबर अपराधियों की पहुंच आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक पहुंचने के लिए मदद करती है, जिससे पीड़ितों के OTP SMS धोखेबाजों स्कैमर्स के पास चले जाते हैं। ठीक है, OTP SMS धोखेबाजों ऑब्लिक स्कैमर्स क्या होते हैं, जो आजकल साइबर फ्रॉड कर रहे हैं उन्हें स्कैमर्स भी कहा जा रहा है। पीड़ितों को कई लेन देन OTP प्राप्त होते हैं और उन्हें साझा किए बिना पीड़ितों के खातों से पैसा निकाल दिया जाता है। लोगों क्या होता है, उनके मोबाइल पे कई सारे OTP आते हैं। अब पता चला उन्होंने मोबाइल गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं और वो एप्लीकेशन गलती से इंस्टॉल हो गया। अब पता चला गाड़ी चलाए 2 घंटे बाद उन्होंने मोबाइल देखा, तब तक क्या है उनके मोबाइल में कई सारे SMS आते हैं और नॉर्मली वो ध्यान नहीं देते, क्योंकि आज के दिनचर्या में हम देख रहे हैं कि कई सारे लोग व्हाट्सएप दिन में 100 बार चेक करेंगे, फेसबुक दिन में 50 बार चेक करेंगे, और भी सोशल साइट हैं 50 बार चेक करेंगे, इंस्टाग्राम 20 बार 30 बार 50 बार चेक करेंगे। लेकिन जो टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं उनको ऐसा लगता है जैसे लोगों ने चेक करना ही बंद कर दिया, जबकि हमारी बैंकिंग का जितना भी सिस्टम है हमारे मोबाइल पे अगर आएगा वो ना तो व्हाट्सएप पे आएगा, ना फेसबुक पे आएगा, ना अन्य किसी सोशल साइट पे आएगा, किस पर आएगा, मोबाइल के मैसेज बॉक्स में। अब आप मैसेज बॉक्स अगर भी प्रॉपर चेक कीजिए मेरे हिसाब से, मतलब ये आप लोगों के लिए हमारी सलाह है कि आप लोग मैसेज बॉक्स को हमेशा चेक करते रहें, कहीं कोई ऐसा मैसेज तो नहीं आया जो आपके खाते से संबंधित है, उसे ध्यान से देखिए। क्योंकि अगर आपकी नज़र आपके मैसेज बॉक्स पे होगी तो जितनी जल्दी आपको ये पता चलेगा आपके पास साइबर फ्रॉड हो रहा है या आपके पैसे कट रहे हैं, उतनी जल्दी आप कंप्लेंट करोगे, उनके पास उतना ही कम समय होगा पैसा निकालने का। पता चला उन्होंने पैसा निकाला और आपको मैसेज देख आया, आपने तुरंत चेक कर लिया, आपको पता चल गया कि पैसा खत्म हो गया। कुछ ना समझ में आए कि क्या करूँ कैसे करूँ, सीधा अपने बैंक के कस्टमर केयर नंबर को फ़ोन लगाओ, वो भी ऑफिशियल साइट से उठाओ, या ATM आपका है ATM कार्ड, उसमें पीछे आप देखेंगे या पासबुक है या ये सब चीज़ें हैं, इनमें आप देखेंगे तो टोल फ्री नंबर सीधा सीधा लिखा होता है मोटे मोटे अक्षरों में। अगर आप गूगल से भी पता चला आपने SBI कस्टमर केयर नंबर निकाला और वो भी फर्जी निकला है तो आप एक दूसरे स्कैम में फंस जाएंगे साथ में। आप इस चीज़ पे ध्यान रखें, जो भी आप वो टोल फ्री नंबर लें या जो कस्टमर सपोर्ट का नंबर लें तो वो आप ऑफिशियल साइट से या आपके कार्ड पे लिखा रहता है उस पर आप देखें, या अपनी पासबुक से श्योर हो कि ये नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे इंग्लिश में भी उसी चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया है, आप चाहें तो इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। ये वीडियो मैं इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों वगैरह को शेयर करें ताकि सभी लोग साइबर अपराध से बच सकें। हमारा एक प्रयास है, क्योंकि बहुत से लोग साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं इस समय। आए दिन घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि आज इस तरीके से साइबर फ्रॉड हो गया, आज इस तरीके से साइबर फ्रॉड हो गया। साइबर अपराध से बचने का सबसे आसान तरीका है साइबर जागरूकता। जितनी साइबर जागरूकता बढ़ेगी उतने ही कम लोग साइबर से शिकायत। फ़ोन पर किसी को मत मानिए कौन बोल रहा है क्या है। आगे और बढ़ाते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है, जो लोग इंग्लिश थोड़ा समझते हैं वो भी एक बार देख लें इसको। सुझाव, मतलब अब मान लो साइबर फ्रॉड्स हो गया है, कार रेंटल सर्विसेज या इस तरह की चीज़ों से सुझाव हो गया, तो उससे संबंधित सुझाव क्या। ऑनलाइन किराए पर लेने से पहले कार किराए पर लेने वाली कंपनियों और उनकी वेबसाइटों की जांच करें। तो सबसे पहले आप उसकी कंपनी और उनकी वेबसाइटों की जांच करें, क्या ये सही है, फेक तो नहीं है। अन्य ग्राहकों की समीक्षा, जैसे क्या होता है समीक्षा आती है, रिव्यूज़ जिसे बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, समीक्षा को रिव्यूज़। तो जो रिव्यूज़ वगैरह आते हैं उनके बारे में आप अच्छे से देख लें। अगर फर्जी साइट होगी तो ज़्यादा पुरानी नहीं होगी। एक तरीका ये भी है कि जैसे मान लो flipkart.com आप सर्च करें और गलती से आपके सामने फेक flipkart.com खुल जाए, तो आप अगर उसको देखेंगे तो उसके रिव्यूज़ कम होंगे, और जब वो बनी होगी तो उसका पीछे, क्योंकि बैक में जाकर कोई भी फेक साइट नहीं बना सकता। अगर आज कोई फेक साइट बनाई जा रही है तो वो आज ही की डेट में ही तो बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो पिछले 10 साल पीछे जाकर बैक फेक साइट बना देगा। लेकिन ओरिजिनल साइट मान लो 20 साल से चली आ रही या 5 साल से चली आ रही, तो वो उससे पहले तो नहीं बना लेगा ना फेक साइट, वो आज ही की डेट से बनाएगा। आप इस चीज़ों को ध्यान रखें। अन्य ग्राहकों की समीक्षा, सोशल मीडिया पर धोखाधड़ी संबंधित पोस्ट आदि की जांच करें। अब जैसे मान लो कोई आपको साइट मिली तो उससे संबंधित आप देख सकते हैं कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, आप चेक कर सकते हैं उसको। रिव्यूज से आपको आइडिया लग जाएगा। कार किराए पर लेने के सौदों से सावधान रहें जो सच होने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब ये लोग क्या होते हैं, इतने अच्छे ऑफर देते हैं कि आपको यकीन नहीं होता है। जहां आपको लगे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, आज के दौर में आप ऐसे मान लो CNG के रेट भी 95 रुपये चल रहे हैं मार्केट में। एक CNG का एवरेज कितनी भी अच्छी गाड़ी होगी तो 25 का दे देगी, तो मतलब 95 रुपये में गाड़ी कितनी जा सकती है, 25 जा सकती है।
अब आप यहाँ से गैस कीजिए यार, आज यार 95 रुपये की CNG आ रही है। अब कोई कहे कि मैं आपको ये जो सुविधा वो 80 रुपये में ही पूरी करा दूंगा, कैसे करा देगा भाई? अपना खर्चा निकालेगा या वो और भी चीज़ें करेगा, तो वो भाई देखिए 100 की तो करा सकता है, लेकिन वो 80 की नहीं करा सकता, उसका नुकसान होगा। तो वो कहीं ना कहीं लालच दे रहा है। तो ऐसे लोग फंस जाते हैं, जैसा कि अक्सर स्कैमर्स करते हैं। ऐसे वादे करते हैं कि आप यकीन नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन आप लोग फंस जाते हैं। कम कीमतों के साथ पीड़ितों को लुभाते हैं। इनका फंडा क्या है कि कम से कम पैसा लगा लेंगे। अरे भैया ऐसा हम 200 रुपये में ही तुम्हें पूरा मथुरा घुमा देंगे, आगरा घुमा देंगे, या मान लो राजस्थान घुमा देंगे। भाई क्यों घुमा देगा 200 रुपये में? ऐसा लालच दे देंगे। व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म साझा किए गए ऐप्स इंस्टॉल करने से बचें। अगर व्हाट्सएप पर कोई एप्लीकेशन साझा किया गया तो उसे इंस्टॉल करने से बचें। मैंने बताया था .apk फाइल कोई भी हो तो उसको बिल्कुल भी मत डालें। किसी अननोन नंबर से आए तो .apk फाइल को टच मत करें, नहीं तो वो सीधा डाउनलोड होती है और तुरंत इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। आजकल तो मोबाइल में भी सेटिंग आ रही है कि वो एक बार परमिशन मांगता है कि दिस इज अननोन सोर्स से प्राप्त हुई है, क्या इसको इंस्टॉल करें, ऐसा बोलता है, इंग्लिश में लिखा होता है। आप अगर ध्यान दें, इस तरह का कोई एप्लीकेशन आए तो वो बोलेगा कि ये जो एप्लीकेशन है वो बाहरी सोर्स से आया, मतलब वो प्ले स्टोर से नहीं है। अगर प्ले स्टोर से अलावा जहाँ से भी आप डाउनलोड करो तो बोलेगा ये बाहरी सोर्स है, क्या इसको इंस्टॉल करें, और इससे कुछ खतरा भी हो सकता है, ऐसा भी बोलेगा। जैसे टेलीग्राम आदि, मतलब कोई भी सोशल साइट, व्हाट्सएप से आ सकता है, टेलीग्राम से आ सकता है, और फेसबुक से भी दे सकते हैं। लिंक तो किसी माध्यम से भेज सकते हैं। एप्लीकेशन फाइल किसी भी जानकारी को खोलने और भरने से पहले सभी यूआरएल की जांच करें। यूआरएल क्या होता है? जो ये हमारा गूगल क्रोम का जो ब्राउज़र है, मान लो जो जैसे गूगल क्रोम का ये ब्राउज़र है, तो इसमें जो सबसे ऊपर ऊपर ये टॉप लाइन आती है जहाँ पर HTTPS करके हम लोग लिखते हैं, तो ये जो पोर्शन होता है इसे हम लोग यूआरएल बोलते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर फुल फॉर्म होता है इसका। इसमें क्या होता है, ये एड्रेस, जैसे एक नाम और जाना जाता है एड्रेस बार भी बोलते हैं, इसमें एड्रेस डाला जाता है। मतलब जो ये है, ये जगह वो है जो ये जो मेल आईडी होती है, ये क्या होती है, एक यूनिक आईडी ही होती है, एड्रेस बार ही होती है। जैसे हमारा फिजिकल एड्रेस होता है, आपके मकान का कोई एड्रेस है, वो फिजिकल एड्रेस है, उस पर आप रहते हैं। वैसे ही ये जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस है। ये क्या है, इस जगह इस एड्रेस पे ये चीज़ मिलेगी। बिना किसी वेबसाइट पर व्यक्तिगत या बैंकिंग संबंधी जानकारी दर्ज करने से बचें। अपनी बैंकिंग या व्यक्तिगत संबंधी जानकारी वेबसाइट पर दर्ज करने से बचें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ईमेल आईडी डाल दो। ईमेल आईडी तो नॉर्मली मांगते ही है। एक ईमेल आईडी आप वो रखिए जिस पे आपके बैंकिंग सिस्टम लगे, और बाकी एक ईमेल आईडी ऐसी बना लो जो अगर हैक भी हो जाए, कुछ हो भी जाए, उसे और चीज़ों में यूज करिए। बैंकिंग आईडी सिर्फ बैंकिंग के लिए यूज करिए, आप काफ़ी हद तक सुरक्षित रहेंगे। और वैसी आईडी है वो आप कहीं भी डालिए, कुछ भी करिए, जिस पर आपको कोई डाटा ना रखें, ना कोई फोटो रखें, बस वो सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चलाने के लिए और वीडियो वगैरह देखने के लिए, जो भी है सोशल साइट काम करने के लिए, वो एक अलग होनी चाहिए। व्यक्तिगत बैंक खातों वॉलेट के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन को नियमित निगरानी करें। मैं अब क्या कह रहा था, मैंने आपको बताया था कि आप अपने SMS बॉक्स पर मोबाइल के उस पर भी नज़र रखें। वो ये बात यहीं लिखी है, बैंक खातों वॉलेट के माध्यम से किए गए सभी लेनदेन को नियमित निगरानी करें। नियमित निगरानी से मतलब क्या है, चेक करते रहें। पर अब पता चले कई लोग तो ऐसे हैं महीना भर अपना मैसेज बॉक्स ही नहीं देखते, उन्हें लगता है इसमें जो मैसेज आ रहे हैं वो फिजूल के हैं। व्हाट्सएप से इंपॉर्टेंट ज़्यादा मैसेज कहीं आता ही नहीं है, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है। हालांकि मुझे भी ऐसा लगता था, जब से मेरा एक बार फ़ोन हैक हुआ मैं समझ गया यार अब तो मैसेज बॉक्स हमेशा नज़र रखनी चाहिए, नहीं तो किसी दिन कोई पैसा उड़ा देगा, पता ही नहीं चलेगा 4 दिन। तब से मैं अपना मैसेज बॉक्स रोज़ाना चेक करता हूँ। तो मेरा मोबाइल हैक हो गया था, वो मैसेजेस की वजह से जो मैसेज बॉक्स में आए थे वो तो मेरी नज़र पड़ गई, तो मैंने अपने आप को बचा लिया। चलिए आगे दे। cybercrime.gov.in पोर्टल पर ऐसी किसी भी घटना को रिपोर्ट करें। जरा सा भी आपको लगता है कि आपके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो आप तुरंत इस पोर्टल पर जाके cybercrime.gov.in पर आप इस घटना की रिपोर्ट करें। और मेरा ये कहना है कि आप कंप्लेंट अवश्य करें। अगर आप कंप्लेंट करेंगे तो निश्चित ही कुछ ना कुछ हल निकलेगा। जितनी ज़्यादा कंप्लेंट्स होंगे पुलिस के पास, उतने ही ज़्यादा केस होंगे, नंबर होंगे, तो उनका समाधान भी होगा। आपके साथ अगर साइबर अपराध होता है, आप चुप मत बैठें, अपना प्रयास करें और कंप्लेंट करें। और अगर आप इस पोर्टल पर काम करना नहीं जानते, कंप्यूटर की जानकारी नहीं है, सीधा थाने का रुख करें और वहाँ जाकर अपनी समस्या बताएं। कोई ना कोई आपकी हेल्प जरूर थाने पर करेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जब मेरे साथ फ्रॉड हुआ तो मेरी हेल्प की गई, तो मैं सभी के लिए मानता हूँ कि सभी की हेल्प की जाएगी। पुलिस हमेशा सभी की मदद ही करती है, मेरा अपना मानना है। इसी के साथ मैंने इन्हीं बातों को इंग्लिश में लिख दिया है, आप समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं। जो अभी तक मैंने यहाँ पे हिंदी में समझाया था वही हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ। पॉज करके इसे पढ़ लें, इंग्लिश ज़्यादा समझते हैं। बाकी मैंने सारा
एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हमें इस तरह की वीडियो बनाने की और प्रेरणा मिल सके। कुछ अन्य सुझाव और मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप साइबर अपराध से बच सकें। याद रखने योग्य बात है, ये सिंपल भाषा में है, मतलब अभी तक तो थोड़ा मैंने उस तरह से एक्सप्लेन करके बताया। अब ये सिंपल बात है कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार साइबर अपराध हो रहा है तो आप तत्काल 1930 पर कॉल या कर कंप्लेंट दर्ज कराएं, या फ़ोन के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। और अभी ऊपर मैंने बताया था cybercrime.gov.in, ये जो साइट बताई थी, इस पर आप ऑनलाइन कंप्यूटर पर जाकर लॉगिन आईडी करके एक फॉर्म टाइप का भर देंगे तो आपकी एक कंप्लेंट हो जाएगी। वही आप फ़ोन के माध्यम से भी करा सकते हैं। जो ये कंप्लेंट यहाँ से होगी वही फ़ोन के माध्यम से यहाँ से होगी। यदि आप कर पाने असमर्थ हैं तो थाने पर जाकर साइबर टीम के सदस्यों की मदद लें। मोबाइल पर या ऑनलाइन कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का लालच दे और कहे कि आप गूगल पे, फ़ोन पे आदि का यूज करें और आपके पास पैसे भेज रहा हूँ, बिल्कुल भी एग्री मत हो। में मोबाइल के पीछे कौन बोल रहा है, अगर वो भाई बन के बोल सकता है, पिता बन के बोल सकता है, पिता का दोस्त बन के बोल सकता है, भाई के दोस्त बन के बोल सकता है, तुम्हारा कोई पुराना दोस्त बन के बोल सकता है, वो कुछ भी बनकर फ़ोन के पीछे बोल सकता है और कह सकता है भाई हम आपको ऐसे ऐसे इतना पैसा डालना है, आप ऐसा करिए, अगर गूगल पे यूज करते हैं तो आप ऐसा करिए, पैसे को रिसीव कर लीजिए। कन्फर्मेशन के लिए वो कहेगा पहले 1 रुपया भेज आपके खाते में भेज देगा और फिर उसके बाद आपसे 50,000 ले लेगा। कई सारे केस ऐसे भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी एग्री मत हो, भाई तू रख अपना, मुझे नहीं चाहिए। कई लोगों के पास पैसे देने के बाद कहकर कॉल मैसेज आए हैं जिसके फलस्वरूप लोगों के पैसे कटे हैं। आगे बढ़ते हैं। अननोन नंबर से आए कॉल पर बिल्कुल ही भरोसा ना करें। यदि कोई व्यक्ति अननोन नंबर से कॉल कर रहा है तो आप जल्दी भरोसा ना करें जब तक कि क्रॉस चेक ना कर लें, कन्फर्मेशन करें। अगर कोई आप बोले कि मान लो मैं आपका पुराना दोस्त बोल रहा हूँ, मान लो किसी का कोई दोस्त रमेश रहा आज से 5 साल पहले, बोला मैं रमेश बोल रहा हूँ, सिर्फ रमेश बोलने पर इस बात पे यकीन ना कर लें। उस रमेश से कहें हाँ भाई हम लोग कहाँ साथ रहे थे, तुरंत क्वेश्चन आप उल्टा कीजिए उससे, तो तुरंत बताएगा कहाँ रहे थे। या तो इरिटेट होकर फ़ोन काट देगा, नहीं तो कुछ भी फर्जी बताना शुरू कर देगा। हो सकता है मिसबिहेव भी करे, टेंशन बहुत दे रहा है। सुविधा के साथ साथ फ़ोन से टेंशन भी आ रही है। कोई भी आपको फ़ोन पे कुछ भी कहेगा, टेंशन दे सकता है, अच्छे खासे मूड को ख़राब कर सकता है। आप सतर्क रहिए, अननोन कॉल्स को बिल्कुल भी बहुत कम रिसीव कीजिए। ज़्यादातर नंबरों को सेव कीजिए जो आपके परिचित हैं, ताकि कॉल्स ऑफ अननोन नंबर, जो अननोन नंबर्स की कॉल्स हैं वो रिड्यूस हो सकें आपके मोबाइल से। यदि किसी व्यक्ति का फ़ोन नंबर आपके मोबाइल में सेव है और वह अपना परिचय किसी दूसरे अननोन नंबर से दे रहा है, तो भरोसा ना करके उसके जो मोबाइल नंबर सेव है उस पर फ़ोन करने की यकीन कर लें और उससे कहें कि जो नंबर आपने दिया था उससे बात करें। मतलब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो रमेश का नंबर आपके मोबाइल में सेव है और रमेश किसी अननोन नंबर से फ़ोन कर रहा है, कह रहा है मैं रमेश हूँ, तो कह दो ठीक है रमेश हो तो अपना ओरिजिनल नंबर बताओ जो मुझे दिया था, या पहले कौन सा दिया था। वो कहेगा मैंने बदल दिया है, नंबर बदल दिया, तो कहना नंबर तो बदल दिया तो क्या हुआ, नंबर तो याद होगा, वो नंबर बता दो। तो इस तरह से उससे कन्फर्मेशन करें। वह कह सकता है कि उसका नंबर मोबाइल गिर गया है, फिर भी यकीन ना करें, इस प्रकार कोई लेन देन ऑनलाइन ना करें। तुरंत उससे पूछो पिछला नंबर बता दो, वहीं आप पकड़ लोगे, वो पिछला बता ही नहीं पाएगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो हमारा पसंद आया होगा। आज के साइबर क्राइम से संबंधित क्लास में बस इतना ही। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलेंगे। तो हमारी टैगलाइन है साइबर क्राइम से संबंधित, मिलकर साइबर क्राइम को रोकें व उससे बचें। स्टॉप साइबर क्राइम टुगेदर एंड अवॉइड इट। थैंक्स ऑल ऑफ यू। बाय सोनू सिंह।